हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंज्यूमर सरप्लस इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हिक्स कंज्यूमर सरप्लस। कि हिक्स ने क्या कंज्यूमर सरप्लस दिया था, क्या क्या टॉपिक्स दिए थे, वो सारे डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है ये टॉपिक, और लॉन्ग क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस के बारे में क्या कहा था, या फिर इंडिफरेंस कर्व की टर्म्स में कंज्यूमर सरप्लस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्रिटिक्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी हैव आर्ग्यूड दैट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जो कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दी थी, वो कहती थी कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो, मतलब यूटिलिटी कार्डिनल है। बट जो कार्डिनल यूटिलिटी की बुराई करते थे वो ये कहते थे कि यूटिलिटी को नंबरों में मेजर नहीं किया जा सकता। सिंस मार्शल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज्यूम्स cardinal measurement of utility, consumer surplus can also not be measured। अब जो कंज्यूमर सरप्लस के जो कंसेप्ट है वो हिक्स ने भी दिया है और मार्शल ने भी दिया है। मार्शल कहता था कि यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हैं। अगर नंबरों में मेजर ही नहीं कर सकते तो जो मार्शल ने जो निकाला है अपना कंज्यूमर सरप्लस, वो कैसे निकलेगा? वो भी तो नहीं ना निकल सकता। तो इसी वजह से जे आर हिक्स हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम and rehabilitated the concept of consumer's surplus with the aid of indifference curve analysis। तो इस वजह से जे आर हिक्स ने अपना कंज्यूमर सरप्लस का जो है कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी नहीं होती बल्कि ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन फ्रॉम विच द मार्शिलियन एनालिसिस सफर्ड was the assumption of constant marginal utility of money। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, मतलब जो दूसरी खामी थी जो मार्शल के जो कंज्यूमर्स सरप्लस के एनालिसिस थे उसमें ये थी, यूटिलिटी एनालिसिस जो मार्शल ने दिए वो ये है सेकंड खामी, कि मार्शल एज्यूम करते थे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी। बट जैसे से आपके पास ज्यादा पैसा आता है या कम पैसा हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो चेंज होती रहती है। ठीक है, दिस इज वैलिड ओनली एज लॉन्ग एज इनकम इफेक्ट्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ये तभी सही रहेगा जब हम इनकम इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें। हाउएवर the indifference curve analysis does not require the assumption as well, and we can discuss the concept of consumers surplus even when the marginal utility of money is declining। तो जो हिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया कंज्यूमर सरप्लस का, या फिर ये पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर्व, इसमें हम ये अज्यूम नहीं करते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। हम कंज्यूमर सरप्लस तब भी निकाल सकते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन कर रहा होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन तब करता है जब हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाता है। Consumer's surplus in terms of indifference curve can be explained under two headings. First heading is when marginal utility of money is constant, and second is when marginal utility of money is declining। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस में मैं डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अगर मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है तो किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस निकाला जाता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। आपने हेडिंग बनानी है और साइड पे ही डायग्राम बनाना है और साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, इन द गिवन फिगर सबसे पहले वही एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स गुड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड द कंज्यूमर्स मनी इनकम ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे एक्स गुड हो गया, कंज्यूमर का ये जो मनी इनकम है ये कहाँ पे हो गया, वाई एक्सिस पे। ठीक है, वी एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है, मतलब चाहे कंज्यूमर की इनकम बढ़े या कम हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहेगी। ठीक है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें हम एज्यूम करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन करती है तो क्या होता है। ठीक है, वो सेकंड पार्ट होगा, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसके नीचे ये वाला, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। दिस assumption ascribes a particular shape of indifference curves on the on the indifference curve। ठीक है, ऑन द इंडिफरेंस मैप कह सकते हो, कि इसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, इसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उनकी जो स्लोप होगी उसमें थोड़ा सा एक पर्टिकुलर जो है डिफरेंस रहेगा, और दूसरी तरफ जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन होगी उसकी स्लोप थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से होगी। द इंडिफरेंस कर्व्स will be vertically parallel, that is at a at any given quantity of x good the slope of the curves will be same। ये जो वर्टिकली है, वर्टिकली हमेशा ये पैरेलल होनी चाहिए दोनों की दोनों इंडिफरेंस कर्व। समझ की बात? तो वर्टिकली मतलब इस तरीके से अगर हम देखें
तो पैरेलल होनी चाहिए। समझ गए बात? तो उसी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब हम करते हैं, लेट अस सपोज दैट द बजट लाइन इज mn एंड इट्स स्लोप इज om divided by on gives the price of x good that is px। px क्या हो गया? प्राइस ऑफ x good। तो ये जो mn ये वाली जो है ये बजट लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो बजट लाइन है इसकी स्लोप क्या है? OM ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय ON ये वाला पोर्शन, और ये जो स्लोप है ये हमें क्या दे रही है? प्राइस ऑफ एक्स गुड PX दे रही है। गिवन द प्राइस ऑफ एक्स गुड द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E on the indifference curve IC1 as at this point the budget line is tangent to IC1। तो सिंपल वर्ड्स में E is the point of equilibrium है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो IC कर्व है ये वाली जो कर्व है, ठीक है, ये मैं इसको दूसरा टूल ले लेता हूँ। ये वाली जो इंडिफरेंस कर्व है IC, ठीक है, ये वाले बजट लाइन पे क्या है? टेंजेंट है। तो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ठीक है। एट पॉइंट E द कंज्यूमर हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ OQ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड एंड OP ऑफ मनी। तो इस पॉइंट के सामने कंज्यूमर के पास कितना मनी है? OP मनी है, ठीक है, OP अमाउंट ऑफ मनी है, और OQ क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है कंज्यूमर, ठीक है। आप साथ के साथ डायग्राम बनाते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। Thus he spends PM of his money। PM मतलब ये वाला अमाउंट, ये वाला मैं बता देता हूँ, वो इतने पैसे खर्च करता है इतनी क्वांटिटी को पाने के लिए। समझ गई बात? PM खर्च करता है या MP खर्च करता है, कुछ भी कह सकते हो, टू एक्वायर OQ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, ठीक है। तो इतना पैसा वो खर्च करता है PM, या फिर MP भी लिख सकते हो, इतनी क्वांटिटी खाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि उल्टा पुल्टा सा डायग्राम है। लेट अस नाउ find out the amount that consumer would be willing to pay for the OQ quantity of X good rather than do without it। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इस क्वांटिटी के लिए, ये जो OQ क्वांटिटी है इसके लिए कितना देना चाहता है, ठीक है, और उसमें एक्चुअल में कितना दिया। For this purpose we construct the lower indifference curve IC2 passing through M and vertically parallel to IC1। इसको जानने के लिए हम एक नई इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं जो कि है IC2, जो वर्टिकली पैरेलल, मतलब ये पैरेलल रहेगी किसके? ये पैरेलल रहेगी जो पुरानी इंडिफरेंस कर्व है उसके पैरेलल बनेगी ये, ठीक है। Thus, the slopes of the curves at point E and E1 are same, indicating the same marginal rate of substitution at both the points। अगर ये पैरेलल है तो ये जो चीज पैरेलल है तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जो है, ढलान जो E पॉइंट पे आ रही है वही E1 पे आनी चाहिए। समझ गए बात? तो यहाँ पे ये वर्टिकली पैरेलल है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। The indifference curve IC2 shows that the consumer is willing to pay PM1 of his money to acquire OQ quantity of X good at point E1। तो ये जो नई इंडिफरेंस कर्व हमने बनाई है ये हमें दिखा रही है कि कंज्यूमर कितना देना चाहता है? P1M या MP1 इतना पैसा देना चाहता है इतनी क्वांटिटी के लिए। समझ गए बात? कितना पैसा देना चाहता है? इतना पैसा हम ऊपर से मेजर कर रहे हैं, इतना पैसा देना चाहता है PM1 P1M या फिर MP1 कह सकते हो, इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से यही क्वांटिटी आ रही है ना नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ठीक है। अब मैं फिर से वही जाता हूँ एक्सप्लेनेशन में। 10 PM1 उल्टा बोल गया मैं, P1M is the amount of money that the consumer would be willing to pay for OQ quantity of X good rather than do without it। तो वही बात दोबारा लिख दी कि भाई कंज्यूमर इतना पैसा देना चाहता है इतनी क्वांटिटी के लिए, और वो इसके बगैर नहीं जाना चाहता, ठीक है, वो इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करना ही चाहता है। However, the consumer actually pays only PM amount of money to acquire OQ quantity of X good। तो एक्चुअल में उसने कितना दिया? विलिंग तो इतना है देने को, ठीक है, मगर एक्चुअल में उसने इतना दिया। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमें क्या दिखाता है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द डिफरेंस P1M माइनस PM विच इज इक्वल टू P1P विच इज इक्वल टू E1E। इसको आप चाहे P1P का फर्क कह लो, ठीक है ना, मतलब इनका फर्क कह लो, चाहे इनका फर्क कह लो, ये जो शेडेड पोर्शन है बीच में ये आपको कंज्यूमर सरप्लस दिखाता है, ठीक है। देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर सरप्लस। तो जब भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है तो कंज्यूमर सरप्लस को आपने इस हिसाब से लिखना है थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब अगर हम एक स्टेप ऊपर चलें और ये मान लें
कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग कब हो जाती है? जब आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा या इनकम हो जाता है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती रहती है। इसलिए तो अमीर लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती है, वो एकदम स्पेंड थ्रिफ्ट रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा कम है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी हाई चली जाती है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डिक्लाइनिंग। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिरती है तो उस केस में कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से होगा, ठीक है, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस नाउ कंसीडर द मोर रियलिस्टिक केस व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट डिक्लाइंस। तो ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक केस है कि इनकम बढ़ती रहती है बंदे की, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग कांस्टेंट कांस्टेंट रहने के बजाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिर जाता है। It can be explained with the help of diagram. इसको भी हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। The initial equilibrium position of consumer is E1 where the budget line MN touches the indifference curve IC1। तो ये हमने ले लिया MN क्या है? बजट लाइन। ये आपकी क्या? IC1 इंडिफरेंस कर्व, जहां पे ये टेंजेंट है वो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम के सामने OQ, ये जो इतनी क्वांटिटी है वो कंज्यूम की जा रही है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के सामने ये जो पैसा है PM1 ये देने को तैयार है, ठीक है। प्राइस एक्चुअली पे, इतना पैसा एक्चुअल में पे किया और इतनी क्वांटिटी कंज्यूम की, ठीक है। ये तो पुराने वाला ही सिस्टम हो गया, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। द कंज्यूमर परचेजेस OQ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड एंड कीप्स OP1 क्वांटिटी ऑफ मनी विद हिम, ठीक है। इतना पैसा, टोटल पैसा ये हो गया OM, क्योंकि यहाँ मनी इनकम लिखी है, ठीक है। टोटल पैसा हो गया OM, उसमें में से P1M उसने दे दिया, और कंज्यूमर के पास कितना बचा? कंज्यूमर के पास बचा OP1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दैट इज ही स्पेंड्स P1M अमाउंट ऑफ मनी टू एक्वायर OQ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। तो यहाँ तक तो सारा का सारा सेम है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? टू फाइंड आउट how much the amount of money the consumer would be willing to pay for OQ quantity of X good, rather than do without it, we can draw an indifference curve IC2 passing through M। तो हम एक नई कर्व बनाएंगे IC2, ये वाली, ठीक है, जो कि M पॉइंट से ही निकल रही है, ठीक है। अब दिस इंडिफरेंस कर्व इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट इज फ्लैटर देन IC1, इंडिकेटिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये वाली जो कर्व बनाई है, ये इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरेलल, जैसे हमने पीछे बनाई थी, ये वाली कर्व बनाई थी ना जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, तो ये वाली कर्व जो हमने बनाई थी, ये वाली और ये वाली थोड़ी वर्टिकली पैरेलल बनाई थी। मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम जानबूझ के पैरेलल नहीं बना रहे, इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है बंदे की, वो डिमिनिश होती हुई दिखा रहे हैं, तो ये पैरेलल नहीं बनेगी, समझ की बात, थोड़ी सी फ्लैटर बनेगी, फ्लैटर, ठीक है। द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे P2M अमाउंट ऑफ मनी टू एक्वायर OQ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। इस केस में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर कितना देना चाहता है? कंज्यूमर इतना देना चाहता है P2M, और उसका अगर इसके सामने देखें तो वो सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए, यही OQ क्वांटिटी खरीदने के लिए वो पहले से ज्यादा पैसे देना चाहता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब therefore the consumer surplus is given by P2M minus P1M which is equals to P1 P2, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस हो गया, P1 P2 ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो जब भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग होता है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, ये मेन बात है इसमें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी तनख्वाह है क्या कहते हैं 10,000, आपके दोस्त की है 20,000, जो जिसकी तनख्वाह ज्यादा है वो प्राइस विलिंग टू पे ज्यादा होएगा, समझ की बात, और जितना वो ज्यादा देना चाहेगा उतना ही उसका सरप्लस भी कम हो जाएगा, समझ की बात, क्योंकि वो तो पहले से ही विलिंग ज्यादा था देने को, ठीक है। अब टू कंपेयर this measure with Marshall's measure of consumer surplus, which assumes marginal utility of money to be constant, we draw through M the indifference curve IC3, which is vertically parallel to IC1। तो बेसिकली वो विलिंग ज्यादा है देने में, तो इसलिए वो पहले से ही ज्यादा तैयार होके देने में होता है, तो एक्चुअल में जो होता है वो अमाउंट जो एक्चुअल पे किया वो कम था, और जो विलिंगनेस थी उसकी वो P2 तक थी, तो इस हिसाब से उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो थोड़ा कम आएगा एज कंपेयर टू द पर्सन जो
जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। समझ की बात? मैं आपकी और उसकी कंपेयर कर रहा हूं, मगर दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का फर्क है। मगर अगर हम ये अज्यूम करें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, तो आप प्राइस विलिंग टू पे इतना होगे, कितना, P3M, और एक्चुअल में आपने इतना दिया होगा, तो आपका जो सरप्लस है ये पूरा का पूरा फालतू आ रहा होगा। ये सरप्लस है अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है तो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ ये वाला सरप्लस है, ये वाला। और अगर कांस्टेंट है तो इसमें ये सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा। समझ गई बात? तो इसी चीज को हमने एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है। देयरफॉर द स्लोप एट विच E3 the slope at point E3 on this indifference curve is the same as the slope at point E1 on the indifference curve IC1. The Marshallian consumer surplus is given by ये वाला वही E3 E1 या फिर P1 P3। ठीक है, यही वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, P1 P3 या E3 E1। ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा इन टर्म्स ऑफ मार्शल, या फिर ये कह सकते हो कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, विच इज लार्जर देन P1 P2, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइनिंग है उससे तो ज्यादा है। द कंज्यूमर सरप्लस अंडर द एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अगर हम ये देखें कि इसको कंक्लूड करते हैं, अगर तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशिंग है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो मैंने शेड किया है, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग नहीं है, तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो ज्यादा होगा, वो ये वाला पोर्शन होगा। आई होप ये चीजें आपको लगातार समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 4 मेजर्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस क्या हैं, कि कंज्यूमर सरप्लस के हिक्स ने 4 मेजर्स दिए थे, वो क्या हैं। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही लिखने हैं अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन, जो कि फर्स्ट मेजर है हिक्स के कंज्यूमर सरप्लस का, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। आपको ये समझने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वगैरह आने चाहिए, इंडिफरेंस कर्व अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। द प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट a consumer would be willing to pay for the privilege of of buying a commodity at a lower price so as to achieve the initial level of satisfaction. Simple words में प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन वो वेरिएशन है जो कि मैक्सिमम कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए अगर उसे सेम टू सेम सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो इट इज लाइक अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि हम इंडिफरेंस कर्व में हिक्स के अंदर करते हैं। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स गुड और यहाँ पे मनी इनकम, ये बात याद रखना, एक्स गुड वाई गुड मत कर देना, ये कंज्यूमर सरप्लस का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इन द गिवन फिगर द प्राइस लाइन इज गिवन बाय ए बी। ये जो है प्राइस लाइन है इनिशियल, ठीक है, साथ के साथ आप बनाते रहना, विच इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC1 एट पॉइंट P। अब ये जो बजट लाइन है, ये वाली बजट लाइन है, ये इस इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट है और P पॉइंट पे टेंजेंट, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट P हो गया। लेट अस सपोज दैट द प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल्स एंड एज अ रिजल्ट द न्यू बजट लाइन इज AB1 which touches the higher indifference curve IC2 at point S। तो मान लेते हैं कि प्राइस गिर गया, पहले बजट लाइन ये थी, मान लेते हैं प्राइस गिर गया तो नई बजट लाइन ये होगी। तो जब भी बजट लाइन उस साइड को शिफ्ट होती है या उस साइड को रोटेट होती है तो नया इंडिफरेंस कर्व IC2 है और इक्विलिब्रियम है हमारा पॉइंट S पे। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है। नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ मच मनी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर the opportunity of buying X good at this lower price and yet the initial level of satisfaction given by IC1, yet get the initial level of satisfaction at point IC1। अब हम देखेंगे कि वो पुरानी सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए कितना पैसा जो है वो देने को तैयार है, कितना पैसा वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है अगर उसे पुरानी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए। फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ अ प्राइस लाइन CD पैरेलल टू AB1। हम क्या करते हैं, ये जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन है, इसको पैरेलल नीचे शिफ्ट करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक पुरानी इंडिफरेंस कर्व जो IC है उसको टच नहीं कर देता। तो ये वाली लाइन के पैरेलल शिफ्ट करनी है डाउनवर्ड, समझ की बात। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट टेंजेंट कर रही है, Q पॉइंट पे। तो आगे चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व IC1 पे जो टच करे, ठीक है, तब तक नीचे शिफ्ट करनी।
द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी Q डिपिक्ट्स द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो Q पॉइंट आया है ये क्या है, ये नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि टेंजेंट पे इक्विलिब्रियम होता है ना, तो आपने तब तक शिफ्ट करनी है जब तक पुरानी कर्व को टेंजेंट नहीं करती। दिस शोज दैट द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे AC अमाउंट ऑफ मनी for the privilege of buying the commodity X at a lower price and yet get the initial level of satisfaction given by IC1। तो ये हमें दिखाता है कि कंज्यूमर ने ये जो AC अमाउंट है, AC अमाउंट ऑफ मनी को जो है वो छोड़ दिया ताकि वो पुरानी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC1 को अटेन कर सके एट पॉइंट Q। समझ की बात? Since the point P and Q are on the same indifference curve, they depict the same level of satisfaction। तो जो पुरानी सेटिस्फेक्शन थी P, मैं रब कर दिया इसको गलती से, जो पुरानी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थी P, वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको Q पे भी है, क्योंकि अब आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो। ठीक है। However, at point Q, the consumer purchases more quantity of X good because of the lower price and is willing to pay AC amount of money to reach the same point। Thus, AC is the price compensating variation। तो जो Q लेवल है उस पे प्राइस के गिरने से वो पहले से तो ज्यादा खा रहा है, P से तो ज्यादा खा रहा है, मगर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। इस वजह से उसने जो अपनी इनकम बढ़ी थी प्राइस राइज की वजह से, वो इनकम अपनी विड्रॉ कर ली जो एक्सेसिव इनकम थी, और इस केस में प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन जो बनता है वो बनता है AC। तो AC अमाउंट ऑफ मनी को उसने सेक्रीफाइस किया या सेव कर लिया कह लो, और इतना पैसा अपने सेविंग में डाल दिया या बैंक में डाल दिया, और इतने पैसे से उसे जो है सेक्रीफाइस करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गई। बट क्वांटिटी पहले से ज्यादा खा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड का प्राइस तो कम हुआ है ना। तो ये था आपका प्राइस कंपनसेटिंग वेरिएशन। ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है। ठीक है। तो क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन भी एक, जो हिक्स ने 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दिए हैं उनमें में से एक है। ये अलग से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या होता है। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन मींस the maximum amount of money the consumer would be willing to pay for the privilege of buying the good at a lower price so as to remain at the initial level of satisfaction, even if he is constrained to buy the same quantity which he would buy at a lower price if no compensating payments were made। सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन ये कहता है कि जितना आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, अगर आपको प्राइस में गिरावट आ जाती है और प्राइस में गिरावट की वजह से अगर आप कोई क्वांटिटी बढ़ा देते हो, प्राइस में गिरावट की वजह से अगर आप क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज्यादा कंज्यूम करते हो, अगर आपको सेम टू सेम वही क्वांटिटी कंज्यूम करनी है तो कितना जो है वेरिएशन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डायग्राम देख के आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं फिर से बताता हूं कि ये जो यहाँ मैं बी लिखना भूल गया, तो ये जो ए बी है ये बजट लाइन है, ओरिजिनल बजट लाइन, और प्राइस गिर जाता है एक्स गुड का तो नई बजट लाइन ये बन जाती है। ये आईसी इंडिफरेंस कर्व है जो कि पी पॉइंट पे इनिशियल इक्विलिब्रियम था, और प्राइस के गिरने से ये जो नई इंडिफरेंस कर्व है ये आर पॉइंट पे टेंजेंट कर रही है, तो नया इक्विलिब्रियम आर हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। द इनिशियल प्राइस लाइन इज ए बी विच टचेज द इंडिफरेंस कर्व IC1 एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे। ठीक है। इस पॉइंट के सामने हम ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयरफॉर P, and at this point the consumer purchases या consumes OQ quantity of X good। X good इतना जो है OQ quantity में कंज्यूम कर रहा है या ले रहा है कुछ भी। ठीक है। Let us now suppose that the price of X good falls and the new प्राइस लाइन या बजट लाइन इज AB1 which touches the higher indifference curve at point R। जैसा मैंने कहा अगर प्राइस गिर गया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब बजट लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई और नया इंडिफरेंस कर्व ये वाला बन गया IC2, और R जो है वो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया। Therefore, as a result of the fall in price of X good, the consumer moves to a higher indifference curve and increases his purchase of X good to OQ1। तो अब वो पॉइंट R के हिसाब से तो OQ1 कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। ठीक है। The question now arises how much money the consumer would be willing to pay for the privilege of buying X good at a lower price and again reach the level of satisfaction depicted by IC1, the condition being that he or she must buy OQ1 quantity of X good। अब ध्यान से समझना, अब उसने जो नई क्वांटिटी
प्राइस के गिरने से जो उसने क्वांटिटी बढ़ाई है, पहले ओक्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब ओक्यू वन कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वो क्या करे, किस तरीके से हो कि वो क्वांटिटी तो ओक्यू वन ही कंज्यूम करे मगर वो सेटिस्फेक्शन पुरानी हासिल करे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर पॉइंट है इससे डॉटेड लाइन नीचे लगाते हैं, तो जहां पे भी ये डॉटेड लाइन पुरानी इंडिफरेंस कर्व को टच करती है पॉइंट एस को, तो अगर हम पॉइंट एस पे रहेंगे तो हम जो भी प्राइस गिरा है उसके हिसाब से क्वांटिटी खाएंगे, मगर जो सेटिस्फेक्शन है वो पुरानी ही रहेगी। ऑल्दो हम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे क्योंकि नई कर्व पे ये जो बजट लाइन है ये टेंजेंट नहीं हो रहा। तो ये जो पॉइंट एस है ये हमें दिखाता है कि भाई हम क्वांटिटी तो उतनी खा रहे हैं जितनी प्राइस के गिरने की वजह से खा रहे थे, मगर सेटिस्फेक्शन पुरानी की पुरानी है क्योंकि हम पुरानी डिफरेंस कर्व पे हैं। तो इस केस में ये जो आर एस है ये क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन कहलाता है। As can be seen from the figure, this amount is given by RS, जैसा कि मैंने बताया ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। If RS money is taken away from the consumer, he would be at his initial level of welfare depicted by the indifference curve IC1 and will buy OQ1 quantity of X good। तो अगर हम ये RS उससे ले लें, ये जो है RS, ठीक है, ये उससे वापस ले लें तो वो एस पॉइंट पे आ जाएगा जो कि पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे है। तो वो एस पॉइंट के सामने कंज्यूम तो कर रहा है प्राइस के गिरने के हिसाब से, और जो सेटिस्फेक्शन है उसकी वो पुरानी है। समझ की बात, यही चीज तो मेन है। दस आर एस इज द क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन। तो आर एस जो होगा वही क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन होगा। आप साथ के साथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस। कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट वेरिएशंस कहते हैं, कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट वेरिएशंस कहते हैं, भाई एक ही बात है, ठीक है। तो अब उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो प्राइस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेरिएशंस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ये थर्ड मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस का जो कि हिक्स ने दिया है। प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट for foregoing the opportunity of buying at a lower price and attain subsequent level of satisfaction at a lower price। Simple words में ये कहता है कि अगर हम नई इंडिफरेंस कर्व को अटेन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, कितने प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस होंगे या कितनी हमें इनकम ज्यादा चाहिए कि हम विदाउट प्राइस गिरे ही नई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सकें। इसको और ज्यादा आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको साथ के साथ बने रहना पड़ेगा डायग्राम से। द प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन द गिवन फिगर द इनिशियल प्राइस लाइन इज ए बी। ये जो है इनिशियल प्राइस लाइन ए बी है और ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। ये पी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व आई सी वन पे ये टच करती है एट पॉइंट पी विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक तो पुरानी सिचुएशन होगी। Let us now suppose that the price of X good falls and the new price line या budget line is AB1 which touches a higher indifference curve IC2 at point S। अब ये तो थी हमारी बजट लाइन पुरानी। अब अगर प्राइस गिर गया तो हम ये मान लें कि अब हमारी बजट लाइन ये होगी है और ये नया इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो ये इसको इस पॉइंट पे काट रहा है एस पॉइंट पे, ठीक है। देयरफॉर द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस। तो अगर प्राइस के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंज हो वो तो प्राइस इफेक्ट हो गया ना। तो thus as a result of the fall in the price of X good, the consumer moves to a higher indifference curve IC2 depicting a higher level of satisfaction vis-a-vis IC1। तो IC1 पे जो satisfaction मिल रही थी IC2 पे उससे तो ज्यादा है, तो जो satisfaction P पॉइंट पे मिल रही थी उससे ज्यादा satisfaction S पॉइंट पे मिल रही है। अब पंगा ये आता है कि मान लो प्राइस ना गिरा होता, अगर प्राइस ना गिरा होता तो ये बजट लाइन इधर शिफ्ट ही ना होती, मगर अगर कंज्यूमर को नया लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए और अगर प्राइस नहीं गिरा तो उसको अपनी इनकम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। समझ की बात, ये चीज है कि कितना इनकम को बढ़ाए ताकि वो नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जा सके। तो ये चीज हम करेंगे। एज वुड बी क्लियर फ्रॉम द फिगर द कंज्यूमर वुड हैव अचीव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन as higher level of satisfaction IC2 at the old price level at point R if instead of fall in the price of X good, his money income had been increased by AC। The price line CD is drawn parallel to the initial price line AB and thus depicts the initial price level। तो ये मैं बताता हूं कि हमारी पुरानी बजट लाइन ये थी, प्राइस गिरा ऐसे हो गई और हम नई इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम हो गया ये।
तो अगर हमें प्राइस ना गिरता, ये बजट लाइन रहती, प्राइस इतने का इतना ही रहता और हमें ये सेटिस्फेक्शन को हासिल करना होता, तो हमें कितनी इनकम बढ़ानी पड़ती। ये जो ए बी है, ये तब तक ऊपर शिफ्ट करते रहते जब तक ये सी डी पे नहीं पहुंचता। तो जब ये सी डी पे पहुंच जाता और ये जो नई डिफरेंस कर्व है उस पे टेंजेंट कर जाता, तो इक्विलिब्रियम हो जाता आर पॉइंट पे। तो कहने की बात ये है कि अगर हमें प्राइस के गिरने को इग्नोर करके कितनी इनकम बढ़ाएं, कितना इनकम को कंपनसेट करें, ताकि हम अब नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आए, उसको हम क्वांटिटी कंपनसेटिंग जो है प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया क्वांटिटी कंपनसेटिंग, तो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं। तो वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। दस द कंज्यूमर would be willing to accept AC amount of money for foregoing the opportunity of buying the X good at the lower price and continuing to remain at the subsequent level of satisfaction given by the indifference curve IC2. Accordingly, AC is the price equivalent variation. तो ये जो AC या C है, जो भी आपको, ये वो इन जो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन, मतलब अगर अगर प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन लाना है, कि अगर प्राइस के गिरने से जो मजा आप ले रहे थे वो मजा लेके आना है, तो उसको अपनी इतनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंच सके। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन या क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशंस जो आते हैं, इनमें हम नई इंडिफरेंस कर्व्स पे जाते हैं, और जो प्राइस कंपनसेटिंग या क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन से इसमें हम पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं। अगर इतना सा याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशंस क्या होता है। ये फोर्थ जो है कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, जो कि हिक्स ने दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर foregoing the opportunity of buying the commodity at a lower price, provided he is constrained to buy the initial quantity of X good before the fall in its price. तो क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन ये कहता है कि भाई हम क्या करें कि हम पुरानी लेवल ऑफ क्वांटिटी ही खाएं। क्वांटिटी हमने पुरानी खानी है, मगर सेटिस्फेक्शन हमें नया चाहिए। समझ की बात, मतलब हम नई इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहते हैं, नई इंडिफरेंस कर्व पे हम जाना चाहते हैं, मगर हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो नए के हिसाब से चाहिए, और जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे वो पुरानी के हिसाब से चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में बच्चों को कभी कभी समझ नहीं आता। मान लो ये बजट लाइन है हमारी ए बी, और ये इंडिफरेंस कर्व है आई सी। ये टेंजेंट होते हैं पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट के सामने हम ओ क्यू क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो प्राइस गिर जाता है, और एक्सक्लूड के प्राइस के गिरने से ये नई बजट लाइन होगी, और ये नई इंडिफरेंस कर्व होगी, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया इस पॉइंट पे। मगर अब क्या करें कि हम ये जो पुरानी जो क्वांटिटी है वही कंज्यूम करें, मगर सेटिस्फेक्शन हमें नई की चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो पी पॉइंट है इसको ऊपर 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 शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब डॉटेड लाइन से। जहां ये नई इंडिफरेंस कर्व को काट रही है आर पॉइंट पे, वो पॉइंट हमें क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन बताएगा कि भाई इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन तो नई कर्व के हिसाब से हो रही है, मगर आप क्वांटिटी पुरानी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है उसके हिसाब से कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो इसको मैं पेपर में कैसे लिखना है वो चीज बताता हूँ। क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। द इनिशियल बजट लाइन, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको साथ के साथ दोबारा से समझा सकूं। ठीक है, द इनिशियल प्राइस लाइन, ये जो है ए बी, AB which touches the indifference curve IC at point P। ठीक है, ये P point equilibrium हो गया। Therefore initial point of equilibrium is P and the consumer buys OQ quantity। इसके सामने consumer OQ quantity consume करेगा of X good at this point। वही वाली बात। Let us suppose that the price of X good falls and the new price line AB1 touches the higher indifference curve IC2 at point S। प्राइस गिर गया, ये बजट लाइन पहले ऐसे थी तो अब दूसरी तरफ इस तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और ये IC2 पे जो है टेंजेंट है, और S पॉइंट हो गया नया इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Thus the new equilibrium point is S and the consumer would buy OQ1 quantity of X good at this point। तो इसके सामने कंज्यूमर OQ1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं। नाउ इफ द कंज्यूमर इज कंस्ट्रेन्ड टू बाय OQ क्वांटिटी ऑफ X good, he will have to be paid RP amount of money to forgo the अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग एक्स गुड एट लोअर प्राइस। तो अगर हम ये माने कि वो इतनी की इतनी क्वांटिटी ही कंज्यूम करना चाहता है, तो
सेटिस्फैक्शन नहीं रखना चाहता है और क्वांटिटी इतनी कंज्यूम करना चाहता है, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? उसको आरपी अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो क्वांटिटी इतनी कंज्यूम करे, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन उसकी हायर रहे। दिस इज बिकॉज point R lies on the same indifference curve IC2 on which the point S lies and thus gives the same level of satisfaction. तो जो IC2 है, S और ये जो R पॉइंट है, ये तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो जब सेम इंडिफरेंस कर्व पे है तो उसे सेटिस्फैक्शन तो नए इक्विलिब्रियम के हिसाब से होगी, ठीक है, मगर वो क्वांटिटी पुराने के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है। Thus RP is the quantity equivalent variations which keeps the consumer at his subsequent level of satisfaction given by IC2। तो IC2 जो नया जो नई जो इंडिफरेंस कर्व है उस पे आर पॉइंट ही ऐसा आता है जो क्वांटिटी उसे पुराने इक्विलिब्रियम के हिसाब से देगा मगर सेटिस्फैक्शन उसे पहले से बेटर देगा, ठीक है। तो ये जो आरपी है इट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।